हेलो एवरीवन। राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 13 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसका एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे पहली जो न्यूज़ थी वो थी भारत का पहला ई कचरा इको पार्क। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनसे जो पुरानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको, उनसे बनने वाला जो कचरा है उसका इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह है दिल्ली के कोलंबी कला में स्थापित होगा। ये आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के होलंबी कला नामक स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित होगा, भारत का पहला। इसके अलावा हमने पढ़ा था दूसरी न्यूज कि ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया गया रिसेंटली धनुषकोडी में। देखिए, धनुषकोडी जो है वह तमिलनाडु में स्थित है और ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है IUCN में लिस्टेड एक लुप्त प्राय प्रजाति है। इसका अभ्यारण्य रिसेंट घोषित किया गया है तमिलनाडु के धनुषकोडी में। इसके अलावा हमने पढ़ा था राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार में एक नई श्रेणी शामिल की गई है। जो सर्विस डिलीवरी प्रोवाइडर है उनको सम्मानित करने के लिए एक नई श्रेणी शामिल की गई। इसके अलावा जो ई शासन का इसका नया जो पुरस्कार है, स्वर्ण पुरस्कार या प्रथम पुरस्कार जो है, वह महाराष्ट्र के धुले की रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया। तो ये चीज है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट न्यूज पढ़ी थी कि अरविंद चिदम्बरम चर्चा में रहे। अरविंद चिदम्बरम ने 6वां स्टेफन अवज्ञान मेमोरियल जो है इसका खिताब जीता है। तो ये भारत के ग्रैंड मास्टर है। आर प्रज्ञानंदा भी इस टूर्नामेंट में थे, लेकिन इसका खिताब जो है वह अरविंद चिदम्बरम ने जीता। ये एक स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज रही थी। इसके अलावा हमने पढ़ा इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन। तो इसमें हमने पढ़ा था कि पुरुष और एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। पुरुष वर्ग का खिताब जीता डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने, और महिला वर्ग का खिताब जीता दक्षिणी कोरिया की आन से यांग ने। इसके अलावा हमने पढ़ा था वेस्ट स्पीकर एन्यूमरेशन ऐप। देखिए, वेस्ट स्पीकर एन्यूमरेशन ऐप जो है इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। और इसका कार्य क्या रहेगा? इसका कार्य रहेगा जो मेला ढोने वाले, जो कचरा ढोने वाले लोग हैं उनकी डिजिटल जनगणना करने का कार्य इसका रहेगा। इसके द्वारा डिजिटल जनगणना की जाएगी। इसके अलावा इनको इन व्यक्तियों को जो पात्र है इनको आयुष्मान भारत योजना से भी लाभान्वित किया जाएगा इस ऐप के द्वारा। इसके अलावा हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट डेज में, 2 इंपॉर्टेंट डेज पढ़े थे। एक तो सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो देखिए, जो सिविलाइजेशन अलग अलग संस्कृतियां हैं विश्व में, उनका आपस में संवाद और आपस में जुड़ाव के लिए यह दिवस पिछले वर्ष ही यूनाइटेड नेशंस ने इसको स्वीकृत किया। पहली बार इसको मनाया गया और ये कब मनाया जाता है? 10 जून को। इसके अलावा हमने पढ़ा था विश्व प्रत्यानयन दिवस। विश्व प्रत्यानयन दिवस जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। ये भी 10 जून को मनाया जाता है। तो ये चीज हमने कल की न्यूज में पढ़ा था। आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी रहेगा, उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है कि रिसेंटली जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो निर्वाचन आयोग के प्रमुख है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय IDEA सम्मेलन में भाग लिया। देखिए, जो प्रमुख सम्मेलन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो उनके क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चर्चा में रहते हैं, यहाँ पे प्रमुख व्यक्ति भाग लेते हैं, तो वो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय IDEA सम्मेलन में भारत की तरफ से जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाग लिया। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है डॉक्टर ज्ञानेश कुमार। तो इन्होंने इसमें भाग लिया। अब ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन में। स्वीडन में स्टॉकहोम जगह है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। अब इसका आयोजन क्यों किया, इसके अलावा हम लोग बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या। देखिए, अंतरराष्ट्रीय IDEA इसका है, IDEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। तो देखिए, डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस मतलब ये लोकतंत्र और जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी सहायता से संबंधित है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर जो है लोकतंत्र को बढ़ावा देना, लोकतंत्र के लिए आवश्यक जो भी जरूरी घटक है उनमें सहायता प्रदान करना, विभिन्न देशों को और मार्गदर्शन करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें 50 से अधिक देशों ने भाग लिया। अभी रिसेंट जो है, पिछले वर्ष जो भारत में लोकसभा के चुनाव हुए, वो ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा, भारत आप सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे लगभग 97 करोड़ मतदाताओं ने इस चुनाव में भाग लिया। और इसके अलावा जो निर्वाचन कर्मी है, जो चुनाव कर्मी है, वो लगभग 2 करोड़ से अधिक थे इस चुनाव में। तो इसके अकॉर्डिंग भारत का रोल भी इस सम्मेलन में बहुत इंपॉर्टेंट था। भारत ने भी अपनी तरफ से सुझाव दिए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग IDEA के बारे में और डिटेल में बात करें तो देखिए, इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई।
1995 में हुई और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। आप सब जानते हैं कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, शुरू से ही, आजादी के बाद से ही लोकतांत्रिक देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके कारण ये भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। इसका, जैसे मैंने आपको बताया, लोकतंत्र और निर्वाचन प्रक्रिया, पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया को बढ़ावा देना इस संस्थान का उद्देश्य है। इसमें वर्तमान में 31 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है स्टॉकहोम स्वीडन में है और यहीं पर इसका अंतर्राष्ट्रीय IDEA 2025 का सम्मेलन आयोजित किया गया। अब देखिए, भारत की अपन बात करें निर्वाचन आयोग की, तो भारत के निर्वाचन आयोग में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसकी संरचना के बारे में बात करें तो 1+2 है। अब 1+2 मतलब क्या है? एक तो है मुख्य चुनाव आयुक्त CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 है इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो है डॉक्टर ज्ञानेश कुमार और इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, उसमें एक विवेक जोशी है और एक है आपके सुखबीर संधू। तो यहाँ पे 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना है। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में जो आपके चर्चित व्यक्तित्व में है आते हैं, वो उसमें ध्यान रखिएगा, आपकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है और निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पॉलिटी के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी हो रहा है या करंट अफेयर्स के साथ साथ पॉलिटी हो रहा है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए कि सारे सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की अगर कोई भी अभी रिसेंट जैसे पिछले महीने ही तटीय सीमा में परिवर्तन आया तो वो भी करंट अफेयर्स का पार्ट है और ज्योग्राफी का पार्ट है। इकोनॉमी तो ऑब्वियसली करंट का पार्ट ही है, जबकि पॉलिटी में भी जो अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस या सरकार कोई कानून के द्वारा कोई संशोधन करती है तो वो भी करंट का ही पार्ट है। और इसके अलावा जैसे हिस्ट्री कैसे कनेक्टेड है, हिस्ट्री के बारे में अभी जैसे हमने रिसेंट 800 साल पुराना शिव मंदिर का पढ़ा था अभी 2 क्लास पहले, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि भाई शिव मंदिर पांड्य वंश से संबंधित था। जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री में आप अभिलेख वगैरह पढ़ते हैं या पुरातात्विक स्थल पढ़ते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हिस्ट्री भी करंट से कनेक्टेड होता है। तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट के साथ साथ हम सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते चलें ताकि अपना सब्जेक्ट भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट न्यूज है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। तो देखिए, अंडर वाटर म्यूजियम मतलब पानी के अंदर म्यूजियम बनाया जाएगा और ये बनेगा आपके महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बनेगा और ये बनेगा पहले INS गुलदार, एक भारतीय नेवी का पार्ट था, युद्धपोत था। INS गुलदार को अब रिटायर कर दिया गया। INS गुलदार के अंदर बनाया जाएगा अंडर वाटर म्यूजियम। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला, देखिए अगर न्यूज के करंट न्यूज में अगर भारत का सबसे बड़ा पहला इस तरह की कोई भी न्यूज रहती है या कोई न्यूज स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट रहती है तो वो करंट के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, जो एग्जाम में आने लायक है। तो पहला अंडर वाटर म्यूजियम रहेगा। यहाँ इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कहाँ बनेगा, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में बनेगा। और अब इसमें सहयोग कौन करेगा, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम और इसके अलावा जो मरीन जो स्पेशलिस्ट है वो इसमें सहयोग करेंगे। इसके अलावा क्या है इसका उद्देश्य, इसमें देखिए कृत्रिम चट्टान और पारिस्थितिकी संपत्ति निर्माण। इसका जो इजी वे में मैं आपको बताऊं तो ये इस तरह से बनाया जाएगा कि समुद्री जीवों को नुकसान ना हो। कोरल रीफ भी बनेगी जिससे क्या है कि समुद्री जीव भी बिना प्रभावित हुए आराम से विचरण भी कर सकेंगे और अंडर वाटर एक म्यूजियम भी बनेगा। तो यहाँ पे इस स्लाइड में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि कहाँ बनेगा, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में बनेगा, INS गुलदार में। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट न्यूज जो है ये आप सबसे पहले मैं बताऊं, देखिए 29वीं वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद इसकी बैठक हुई है। अब कई सारी चीजें ऐसी है, आपको लगेगा कि ये चीजें इतनी नॉर्मल जो बैठक है आप उसको क्यों बढ़ा रहे थे। तो देखिए, रिसेंट अभी जो RS का एग्जाम हुआ है, RS प्रीलिम्स जो स्टेट PCS एग्जाम है, स्टेट PCS एग्जाम में जो इकोनॉमिक अफेयर्स या जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी अगर समिट होती है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है और RS में पूछा भी गया है। तो रिसेंट ये मीटिंग चर्चा में क्यों रही, इसकी मीटिंग हुई मुंबई में, 10 जून को मुंबई में महाराष्ट्र में मीटिंग हुई और इस तरह के क्वेश्चन आपके RS प्रीलिम्स में मतलब स्टेट PCS एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी एग्जाम्स में तो पूछे जा ही सकते हैं, स्टेट PCS जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो FSDC की जो मीटिंग है वो मुंबई महाराष्ट्र में हुई। इसकी अध्यक्षता जो है वो निर्मला सीतारमण जो देश की वर्तमान में वित्त मंत्री है उन्होंने की। इसके अलावा इसमें जो है विनियामक जो है, वित्तीय विनियामक है, उनकी संस्थाओं ने भाग लिया, जैसे वित्त मंत्रालय ने भाग लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने भाग लिया, संजय मल्होत्रा भी वर्तमान में गवर्नर है। इसके अलावा जो विनियामक संस्थाएं हैं, विनियामक संस्थाओं के प्रमुखों ने भाग लिया। विनियामक संस्थाएं मतलब जैसे ED है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या सेबी है,
तो इन संस्थाओं के सभी प्रमुखों ने भाग लिया और इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि भाई जो फाइनेंशियल रेगुलरिटीज है उनको किस तरह से रखा जाए कि भारत के आर्थिक विकास में वे भागीदार बने। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है वो ये है कि भाई यहाँ ये कहाँ आयोजित हुआ? तो मुंबई में आयोजित हुआ इसकी 29वीं बैठक। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें, देखिए एफएसडीसी के बारे में बात करें तो ये थोड़ा इकोनॉमी की तरफ हो जाता है, इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। करंट अफेयर्स में इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अब इसकी बैठक हुई तो इसका गठन कब हुआ? 2010 में। 2010 में रघुराम राजन समिति की सिफारिश, रघुराम राजन भारत के पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, उनकी समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ एफएसडीसी का 2010 में। इसका कार्य क्या है? वित्तीय निगरानी करना, अंतर नियामक समन्वय, मतलब जो एजेंसी है ईडी सेबी इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे और फाइनेंशियल रेगुलेटरीज रहे, और इसके अलावा इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो कि भारत के वित्तीय विकास आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले। तो एफएसडीसी के बारे में ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट इसकी बैठक हुई मुंबई में। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए जो अब नेक्स्ट न्यूज है, पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, तो यह अभी रिसेंट नेवा अपनाने वाला 19वां विधानमंडल बना। देखिए नेवा क्या है? नेवा की फुल फॉर्म अपन बात करें तो नेवा की फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ई विधान का मतलब है, देखिए इसका जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव है नेवा का, वो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो भी विधानसभाएं हैं राजस्थान, जो देश में विधानसभाएं हैं, तो सभी विधानसभाओं को पेपरलेस करना। जिस तरह से जो पेपर वर्क जो भी विधानसभाओं में उनको पेपर वर्क करके उनको डिजिटलाइज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से करने वाला यह पुडुचेरी 19वां विधानमंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखने की, हाल ही में नेवा को अपनाने वाला 19वां विधानमंडल कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बना है? तो पुडुचेरी पहली चीज ये। अब नेवा क्या है? नेवा का फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, मतलब जो है कि विधानमंडलों को पेपरलेस करना इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इसी कारण से ये चर्चा में रहा है। अब हम बात करें, देखिए इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, ये केंद्र सरकार की योजना है। टोटली इसमें फंड जो है केंद्र सरकार का जाता है। केंद्र सरकार की पहल है कि डिजिटल इंडिया, उसी तरह से कि भाई विधानसभाओं को भी पेपरलेस किया जाए, तो ये केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित है। और नेवा जो पहला विधानमंडल कौन सा राज्य बना था? तो पहला विधानमंडल बना था नागालैंड। नागालैंड नेवा को अपनाने वाला पहला विधानमंडल, मतलब जो भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी थी? तो नागालैंड राज्य की बनी थी 2022 में। तो यहाँ पे ये जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, पहली चीज कि नेवा अपनाने वाला 19वां विधानमंडल कौन सा बना? पुडुचेरी। नेवा क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, मतलब कार्य क्या है कि विधानमंडलों को पेपरलेस बनाना। और भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा या पहली जो नेवा एप्लीकेशन अपनाने वाला पहला कौन सा राज्य था? वो था नागालैंड 2022 में। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए ये रहा है अमेरिका द्वारा 12 देशों पर प्रतिबंध। ये आपके इंटरनेशनल अफेयर्स में है, आपके अकॉर्डिंग अगर रहे तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने डिस्कस जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में किस देश ने 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया? तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसने किस कारण से लगाया? कि आतंकवाद और सार्वजनिक सुरक्षा चिंताएं, कि मतलब इस तरह के देश जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में एक्टिव है, या इसके अलावा जो है यहाँ पे अशांति इस तरह की है कि यहाँ के जो लोग हैं वो भरोसेमंद नहीं है, जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस कारण से इन 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया। जो वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने, अब 12 देश कौन कौन से हैं? देखिए जैसे चाड है, ये अशांत है एक तरह से, वहां पे प्रॉपर लोग डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे सैन्य शासन है। अब अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया, यमन, हैती, कांगो ब्राजील, इरिट्रिया, इक्वेटोरियल गिनी, ये सभी जो देश है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रहती है जी, कई देश जो है आतंकवाद से पीड़ित है। इसके अलावा वहां पे सैन्य शासन है, जैसे म्यांमार, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, यमन अशांत है, सोमालिया, लीबिया, सूडान, यहाँ पे आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज रहती है, ये लगभग काफी टाइम से अशांत है। तो इस कारण से इन लोगों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 12 देश है टोटल। इसके अलावा आंशिक प्रतिबंध भी लगाया। आंशिक प्रतिबंध में क्यूबा, लाओस, टोगो, सियरा लियोन, बुरुंडी, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। कई जगह पे कई देशों में आर्थिक अस्थिरता भी है। इस कारण से लोग क्या है कि अमेरिका में घुसपैठ करते, बिना वीजा के एंट्री लेते। तो इस कारण से जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उन्होंने पूर्णकालिक प्रतिबंध और आंशिक प्रतिबंध भी लागू किए हैं। तो यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कभी पूछा जाए तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। इसके अलावा हम बात करें, देखिए सेज नियमों में संशोधन हुआ है रिसेंटली। अब सेज नियम क्या है? देखिए सेज का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
जो सेज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड न्यूज है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस तरह से होते हैं, भारत के हर राज्य में है। अब जैसे राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में भिवाड़ी, नीमराना, आपके गिलोट है, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उद्योगों, इंडस्ट्रीज को जो है वो इंडस्ट्रीज अपने उससे रिलेटेड जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है एक ही स्थान पर, ताकि वो अपनी आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित कर सके, तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। अब सेज नियमों में संशोधन क्यों किया, वो देखिए इसका इंपॉर्टेंट कारण है कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो है इनके इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। आप रिसेंटली अवेयर होंगे कि अभी भारत में 6 सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां स्थापित हो चुकी है। रिसेंटली सूरत आपके चर्चा में रहा है। और इसके अलावा जैसे अभी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स को भारत में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। संशोधन क्या क्या किया है देखिए, भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पहले जो 50 हेक्टेयर थी उसको कम करके 10 हेक्टेयर किया है, ताकि ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा जो लोन है, लोन डिपॉजिट की शर्तों में जो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं लोन की, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में भी थोड़ा रियायत दी गई है, थोड़ी छूट दी गई है। इसके अलावा जो है शुद्ध विदेशी मुद्रा में मुफ्त वस्तुएं भी शामिल की गई है। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं शामिल की गई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, तो उसमें भी, ताकि इन इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिले। तो ये जैसे उद्देश्य मैंने आपको बताया कि इस तरह के इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए इनमें छूट दिया गया है। आगे हम नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए नेक्स्ट न्यूज है भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि। अब देखिए ये जो ये यहाँ पे आपका जो न्यूज है ये इंडेक्स एंड रिपोर्ट से संबंधित है। अभी रिसेंट जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने रिपोर्ट जारी की। आईएलओ ने रिपोर्ट कौन सी जारी की? आईएलओ ने रिपोर्ट जारी की, आईएलओ स्टेट नामक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के तहत आईएलओ ने ये भारत के बारे में ये बताया कि भारत के अभी सामाजिक सुरक्षा, जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है, उसमें वृद्धि हुई है। अब सबसे पहली बात कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या होती है? देखिए सामाजिक सुरक्षा जो है उससे संबंधित अपन बात करें तो इसमें यह है कि भाई जिस देश में नागरिक रह रहे हैं उन नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, रोजगार सुविधाएं हैं, उसमें किस तरह की प्रावधान है, जैसे वृद्धों के लिए पेंशन का प्रावधान है, दिव्यांगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। तो इस तरह की केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश में कई योजनाएं संचालित हो रही है। और भारत में अभी रिसेंट दशक में काफी वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि से संबंधित ये रिपोर्ट है आईएलओ की। अब इसके बारे में अपन बात करें तो देखिए 2015 में 19% सोशल सिक्योरिटी कवरेज थी, जो 2025 में बढ़कर 64.3% हो गई है। ये बहुत बड़ी वृद्धि है, ठीक है। 10 वर्षों में 45% वृद्धि हुई है, 45 अंक की वृद्धि हुई है। ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये आईएलओ की रिपोर्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत में जो लाभार्थी है वो है 94 करोड़ लाभार्थी है सामाजिक सुरक्षा में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है और इस लाभार्थियों की संख्या के आधार पर भारत का वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि भाई भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि हुई, ये किस रिपोर्ट में कहा गया? ये आईएलओ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट आईएलओ स्टेट में बताया गया। इसमें क्या था कि भारत की जो है 2015 में 19% से कवरेज है, 19% से बढ़कर अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? 64.3 हो गई है। तो 45, लगभग 45% अंक में वृद्धि हुई है। इसके अलावा इसकी जो लाभार्थियों की आबादी है भारत में वो है 94 करोड़ है। और ये वैश्विक स्तर पर लाभार्थियों की संख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। तो यहाँ पे आपके 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें, देखिए अब रिसेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, उससे संबंधित है। तो ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि महिला कृषक का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इस फर्स्ट लाइन से ही क्या क्वेश्चन बन सकता है? फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि महिला कृषक के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो ये वर्ष रहेगा आपके 2026। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है करंट में। ये देखिए आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की। अब क्यों घोषणा की, उसका उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता में महिलाओं की भूमिका को उजागर करना, महिलाओं की भूमिका को बताना। आप सभी जानते हैं कि देखिए महिला जो है काम करने की श्रेणी में, कार्य करने की श्रेणी में महिलाओं का स्थान अभी रिसेंट उतने लेवल पर नहीं पहुंच पाया है। इस कारण से महिलाओं को कार्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए ये, और इसके अलावा स्पेशली जो है कृषक, अंतरराष्ट्रीय जो महिला कृषक है, महिला कृषकों को प्रोत्साहन के लिए ये
वर्ष घोषित किया गया है। अब देखिए जो इसका डाटा है वो अपन बात करें तो देखिए भारत में जो है जो काम करने वाली महिलाएं उसमें 80% महिलाएं जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है। तो भारत में 80% महिलाएं, जबकि वैश्विक खाद्य आपूर्ति में जो फूड सप्लाई है, जो फूड से संबंधित जो इंडस्ट्रीज है उसमें 50% योगदान महिलाओं का है, और दक्षिण एशिया में महिलाओं का इसमें कृषि में योगदान 39% है, जबकि भारत में कितना है 80% है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए आपके डायरेक्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि महिला कृषकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा घोषित किया गया, तो वर्ष 2026 को घोषित किया गया है यूएन द्वारा। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए नेक्स्ट न्यूज है फ्रांस और ब्राजील। फ्रांस और ब्राजील ने एक पहल शुरू की है, ब्लू एनडीसी चैलेंज पहल। देखिए ब्लू एनडीसी चैलेंज पहल कहाँ शुरू की गई, अभी रिसेंट हमने 3-4 दिन पहले पढ़ा था कि भाई एक सम्मेलन पढ़ा था, यूएन महासागर शिखर सम्मेलन। यूएन महासागर जो शिखर सम्मेलन है ये फ्रांस के नीस शहर में आयोजित हुआ। अब फ्रांस के नीस शहर में आयोजित, तो इसमें भारत ने भी भाग लिया। अब यहाँ पे फ्रांस और ब्राजील इन दोनों की पहल है ब्लू एनडीसी पहल। ब्लू एनडीसी पहल में इसमें क्या है कि जो महासागर संरक्षण से संबंधित है प्रावधान है वो सभी देश अपनाए, उनको लागू करे, तो वो चीज एक इंपॉर्टेंट था इसमें। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रांस में ये सम्मेलन आयोजित हुआ, तीसरा महासागर सम्मेलन, यूएन महासागर सम्मेलन, जबकि ब्राजील में जो क्या है कोप 30 का आयोजन होगा, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पर्यावरण संरक्षण से जो संबंधित है वो इस वर्ष जो है इसका आयोजन ब्राजील में होगा। तो ब्राजील ने, इन दोनों देशों ने मिलकर न्यू एनडीसी पहल शुरू की। अब देखिए यहाँ इस न्यूज से आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, अपन उसकी बात करें। पहली चीज कि न्यू एनडीसी चैलेंज पहल किन देशों द्वारा शुरू की गई है, तो ब्राजील और फ्रांस की पहल, फ्रांस द्वारा ये शुरू की गई, पहली चीज ये। अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, तीसरा यूएन महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये फ्रांस के नीस शहर में आयोजित हुआ 9 से 13 जून। इसके अलावा इसमें जो है आपके ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोप 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन होगा आपके ब्राजील में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इसके भागीदार देश को आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से दिया है। अब हम बात करें, देखिए एक और रिपोर्ट है यूएनएफपीए रिपोर्ट, पॉपुलेशन से रिलेटेड रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, ये रिपोर्ट है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, इसमें भारत से संबंधित कुछ डाटा आया है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। अब इसमें क्या डाटा है उसके बारे में बात करें कि भारत की अनुमानित जनसंख्या जो है अभी वर्तमान में 1.46 अरब है, मतलब 146 करोड़ लगभग इसकी भारत की जनसंख्या है अभी वर्तमान में। लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है, जो प्रजनन दर है, वो वर्तमान में है हो गई है 1.9 इसकी प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट हो गई है, जबकि इसके रेट कितनी होनी चाहिए 2.1, तो वर्तमान इसमें 2.1 से ये इसकी भारत की प्रजनन दर कम हो गई है। और इसके अलावा इसमें रिपोर्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भारत की वर्तमान में कार्यशील जनसंख्या, मतलब जो काम करने लायक जनसंख्या है 15 से 64 वर्ष, वो विश्व में सर्वाधिक है अभी 68%। तो भारत विश्व में कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में अभी कितने स्थान पर है, पहले स्थान पर। जनसंख्या के संदर्भ में अभी भारत अभी विश्व में पहले स्थान पर है, चीन को आगे निकाल, चीन को पीछे छोड़कर भारत जनसंख्या के संदर्भ में भी विश्व में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत की जनसंख्या 2060 के दशक तक विश्व में पहले स्थान पर रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होगी, हालांकि पहले स्थान पर रहेगी लेकिन जनसंख्या में कमी होना शुरू होगी 1.7 अरब तक, मतलब 170 करोड़ तक भारत की जनसंख्या बढ़ेगी, फिर उसकी जनसंख्या में कमी आनी शुरू हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है कि यूएनएफपीए की रिपोर्ट है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या बताया गया है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 146 करोड़ है, 1.46 अरब है। इसके अलावा भारत की कार्यशील जनसंख्या जो है 15 से 64 वर्ष की आयु की कार्यशील जनसंख्या है वह 68% है और ये विश्व में सर्वाधिक है। इसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, प्रजनन दर है, वो वर्तमान में 1.9 हो गई है, जो एक्चुअली जो प्रतिस्थापन दर है उससे कम है। इसके अलावा भारत 2060 के दशक तक पहले स्थान पर रहेगा और इसके बाद इसकी जनसंख्या में धीरे धीरे क्रमिक रूप से गिरावट होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट की, तो देखिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक हिंदी मौलिक पुस्तक लेखन योजना शुरू की है। देखिए मौलिक पुस्तक लेखन योजना जो है वो कई संस्थाएं शुरू करती है, कई संस्थाओं की शुरू की गई है, जैसे यूजीसी जो है उन्होंने भी शुरू की है। लेकिन जो आरबीआई ने हिंदी मौलिक लेखन पुस्तक लेखन योजना शुरू की है वो किससे संबंधित है, वो है आपके आर्थिक, बैंकिंग और वित्तीय से संबंधित।
ठीक है। तो इकोनॉमी है, बैंकिंग है या फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित जो बुक्स है, जो हिंदी में बुक लिखी हुई है, तो उसके लिए किस संस्था द्वारा शुरू की गई है पहल? तो उसका आंसर रहेगा आपके आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा शुरू की गई। अब देखिए यहाँ पे ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक, बैंकिंग और फाइनेंशियल मतलब वित्तीय क्षेत्र के लिए योजना आरबीआई ने शुरू की है। इसके अलावा जो है यूजीसी भी अलग अलग सेक्टर्स के लिए योजनाएं चला रहा है, लेकिन इन सेक्टर के लिए सिर्फ पर्टिकुलर आरबीआई ने शुरू की। अब इसमें अपन कौन पात्रता, एलिजिबिलिटी कौन हो सकते हैं, एलिजिबल कौन हो सकते हैं, तो यूजीसी से संबंधित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं, जिन्होंने हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में बुक लिखी है। अब शर्तें क्या है कि प्रकाशन की तिथि 2024 से 25, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हो, न्यूनतम 200 पेज हो। तो इसके तहत क्या है कि अगर इस पात्रता को पूरा करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए आरबीआई द्वारा 1.25 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी, और ये अधिकतम 3 लोगों को दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपके एक योजना शुरू की गई है हिंदी मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में। और किसके द्वारा शुरू की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो यहां से आपके इस स्लाइड से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए बेंगलुरु अभी रिसेंट चर्चा में रहा है। किस कारण से चर्चा में रहा है वो अपन बात करें तो देखिए बेंगलुरु जो है सर्वाधिक तेंदुओं वाला देश का पहला महानगर बना है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र या एरिया का नहीं बोला है, महानगर जो मेट्रोपोलिटन सिटी है वो बना है। अभी इससे पहले मुंबई था, और अभी रिसेंट जो है बेंगलुरु सर्वाधिक तेंदुओं वाला महानगर बना है। ये चीज ध्यान रखना, देश का पहला महानगर मेट्रोपोलिटन सिटी बना है। यहाँ पे क्षेत्र देखिए अलग अलग है। एमपी में जैसे अभी जो लेपर्ड संरक्षण की प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो वो क्षेत्र का नहीं बोला है, मेट्रोपोलिटन सिटी के बारे में अगर पूछा जाए तो बेंगलुरु है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या वाला देश का पहला महानगर कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा आपका आंसर रहेगा बेंगलुरु। इससे पहले मुंबई था, ये चीज ध्यान रखनी है। तो वर्तमान में बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्र में कितने तेंदुओं की संख्या है? 85 है, जबकि दूसरे स्थान पर अभी मुंबई है। तो यहाँ पे जो इसका रिसर्च जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो देखिए जो इसका अध्ययन है कैमरा ट्रैप अध्ययन, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में कैमरा लगाए गए रीजन के। अब कैमरा ट्रैप के तहत कितने लेपर्ड वहां से गुजरे, उनको टैगिंग की गई, तो उसके द्वारा ये जो है संख्या की गणना की गई। किसने की? संजय गुब्बी और एचएनएफ की टीम ने। ठीक है, अब ये कितने क्षेत्र को कवर किया गया? 282 क्षेत्र को कवर किया गया। और ये जो स्थान कौन से रीजन में इसकी गणना की गई? तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और बेंगलुरु के वन क्षेत्रों में इसकी गणना की गई। तो इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या वाला देश का पहला महानगर कौन सा है? बेंगलुरु। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कितनी संख्या है वर्तमान में? 85 इसकी संख्या है तेंदुओं की। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए खान क्वेस्ट जो एक्सरसाइज है, खान क्वेस्ट अभ्यास है 2025 का, तो ये किससे संबंधित है और कहाँ आयोजित हुआ? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अपन बात करें तो देखिए खान क्वेस्ट जो है बहुराष्ट्रीय या बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, मतलब इसमें कई देश भाग लेते हैं। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ? मंगोलिया के उलान बटर में इसका आयोजन किया गया। अभी आयोजन चल रहा है, 14 से 28 जून तक इसका आयोजन होगा। तो ये चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खान क्वेस्ट जो है दो चीजों से इंपॉर्टेंट है। एक तो खान क्वेस्ट किससे संबंधित है? बहुपक्षीय या बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, और कहाँ हो रहा है? उलान बटर मंगोलिया में इसका आयोजन हो रहा है। और अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें भारतीय सेना भी भाग ले रही है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य शांति अभियानों में सहयोग की क्षमता विकसित करना इससे संबंधित है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है, खान क्वेस्ट अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, कहाँ हो रहा है? उलान बटर मंगोलिया में हो रहा है। आगे हम बात करें, लास्ट न्यूज जो है वह है विथूट पहल। विथूट पहल क्या है? विथूट पहल शुरू की गई है केरला द्वारा। तो हाल ही में क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाल ही में चर्चा में रही विथूट पहल कहाँ शुरू की गई है या किस सरकार द्वारा शुरू की गई, किस राज्य में? तो केरल से शुरू की गई है। कब शुरू की गई? पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को शुरू की गई। अब देखिए ये राज्य केरल में है, लेकिन विथूट का मतलब क्या है? विथूट का मतलब होता है बीजों की वर्षा। तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं इस योजना का सार। ये केरला में वन विभाग द्वारा शुरू की गई पहल है। इसके तहत क्या प्रावधान किया जाएगा? इसके तहत जो है केरला के जो वन क्षेत्र है या जो सूने क्षेत्र जहाँ पे आबादी नहीं है, उन क्षेत्रों में बीजों की वर्षा की जाएगी, ताकि वहां पे पौधारोपण किया जाए और यहाँ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। और इसके अलावा जो है जो व्यक्ति और जो लोग और ह्यूमन और एनिमल्स का
जो संघर्ष है उसको कम करना इसका मुख्य लक्ष्य है। एक तो पर्यावरण संरक्षण और एक ह्यूमन एनिमल संघर्ष को कम करना और वनों में वृद्धि करना, वन क्षेत्रों में वृद्धि करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो वित्तूट पहल जो है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वित्तूट पहल हाल ही में चर्चा में रही वित्तूट पहल किसके द्वारा शुरू की गई, किस राज्य द्वारा, केरल द्वारा, केरल के वन विभाग द्वारा। क्या उद्देश्य है, पर्यावरण संरक्षण और ह्यूमन एनिमल संघर्ष को कम करना और वन क्षेत्रों में वृद्धि करना। तो ये चीज इससे इसके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बीजों की वर्षा होगी वो हेलीकॉप्टर द्वारा की जाएगी, ये चीज एक एक्सपेक्ट है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपके देखिए ये जो न्यूज है ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, क्या सजेशंस आपके हैं कि कौन सी चीजें आप पढ़ना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी हम जानने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, नई क्लास में हम जरूर मिलते हैं।